So let's start with your Indian Revenue Service. So, Tell me what was the collection of income tax and corporate tax during the last financial year? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये लगभग 21 से 22 लाख करोड़ रुपए के बीच रहा था। जिसमें इनकम टैक्स की हिस्सेदारी लगभग 11.6 लाख करोड़ रही। वही कॉरपोरेशन टैक्स की हिस्सेदारी लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए रही। ओके। और जीएसटी का कलेक्शन कितना रहा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में? सर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहा वो ऑलमोस्ट 10.23 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा। जो जीएसटी के रिफॉर्म्स अभी दीपावली के आसपास जो किए थे, वो सर क्यों किए गए थे? सब बेसिकली जीएसटी का जो रिफॉर्म है वो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा रहा। क्योंकि सर जीएसटी में बहुत सारे स्लैब्स थे, लगभग 4 स्लैब्स, जबकि इंटरनेशनली ये देखा गया है कि ज्यादातर स्थानों पे जहाँ जीएसटी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है वहाँ सिर्फ 2 स्लैब्स रहे हैं। क्योंकि ये अपेक्षाकृत सिंपल होता है और इससे जीएसटी का कंप्लायंस बेहतर हो पाता है। तो ये एक बड़ा कारण रहा। और इसके साथ एक और कारण रहा सर कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहे बचे सेव होगा। लोगों की का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। और भी कोई कारण था इन रिफॉर्म्स को लागू करने का? और सर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों में गिरावट आई है तो उसके मद्देनजर भी इसको रिफॉर्म को बढ़ावा दिया गया, ताकि आर्थिक चक्र जो देश का रहे वो बना रहे। लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, जिससे जो नुकसान हो सकता था उसकी भरपाई की जा सकती है। ये नालंदा विश्वविद्यालय का क्या महत्व है, और अभी इसमें पिछले कुछ महीनों में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? सब वस्तुतः नालंदा बिहार के नालंदा जिले में स्थापित एक यूनिवर्सिटी था, जिसकी स्थापना 5वीं सदी ईस्वी के दौरान कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। और ये वास्तव में प्राचीन काल में अपने ज्ञान, विज्ञान और साहित्यिक परंपरा के लिए जाना जाता है। जहाँ न केवल भारत के अपितु चीन, पश्चिम एशिया और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए आते थे, जिनमें हेन सॉन्ग एक है। अगर आगे देखें सर तो कालांतर में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया, जिससे भारत की ज्ञान परंपरा, विज्ञान परंपरा को काफी क्षति पहुंची। विगत महीनों की बात करें सर तो इसका पुनर्जीर्णोद्धार करवाया गया है। इस क्रम में नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो अपने आप में सर एक माइलस्टोन है उस क्षेत्र के लिए। ये आजकल सोशल मीडिया का बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है। सर लोग काफी व्यस्त रहते हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नए कानून लागू किए हैं। सर आप समझते हैं कि हमारे देश में भी कोई नए कानून लागू करने की जरूरत है सोशल मीडिया के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के संबंध में एक बहुत ही सख्त नीति का अनुपालन जो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, मैं समझता हूँ सर कि भारत में ऐसे नीति की के स्थान पे थोड़ी तार्किक नीति की आवश्यकता है, जिसमें निश्चित रूप से बच्चों को सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन एट द सेम टाइम सर उनकी सोशल मीडिया के जो लाभ है उससे भी उनको वंचित न किया जाए। इस क्रम में सर मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटल लॉक की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए। एट द सेम टाइम उसमें टाइम लिमिट की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे सर बच्चे इसका सदुपयोग कर सके। ये बताइए कि अभी हमारे और बांग्लादेश के संबंधों की आप थोड़ी विश्लेषण करिए, व्याख्या करिए, कैसे चल रहे हैं? सर अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को शासन से अपदस्थ किया गया और
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार, अंतरिम सरकार बांग्लादेश में आई, तो उसके बाद से सर भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। संबंधों में काफी कड़वाहट देखी गई है। जिसका सर मुख्य कारण घोषित रूप से तो ये बताया जाता है कि शेख हसीना, जिसे जिन्हें बांग्लादेश की आम जनता के द्वारा या बांग्लादेश की सरकार के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, अ, उस उनको भारत के द्वारा राजनीतिक शरणागति देना। किंतु सर इसका एक पीछे एक गौण कारण के रूप में कई विशेषज्ञों का मानना है, भारत के डेवलपमेंट के कारण जो विदेशी शक्तियां हैं वो उसको हैम्पर करना चाहती है और इसमें बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बांग्लादेश में जिस तरह से रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये भी इसे भी एक कारण बताया जाता है। तो कुल मिला के से संबंध बहुत अच्छे विगत 1.5 वर्षों के दौरान नहीं रहे हैं। और इसका सर नुकसान न केवल दोनों देश की जनता को, अपितु विशेष करके बांग्लादेश की जनता को, अपितु अर्थव्यवस्था को भी, पीपल टू पीपल टाई और जो कनेक्ट रहा है, इन सबको भी हो रहा है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा का विवाद है, उसका मुख्य कारण क्या है? सर इसके बारे में जो विवाद है, बेसिकली इसे शिमला समझौता 1914 से जोड़कर देखा जाता है। चीन के हाँ ठीक। हाँ ठीक है। सर जिसके तहत सर भारत और चीन उस समय के तिब्बत के साथ भारत एक समझौता किया गया था सीमा को लेकर। लेकिन वर्तमान की जो चीनी साम्यवादी सरकार है, विशेषकर के तिब्बत के पर अपने नियंत्रण के बाद से चीन उस समझौते को सर अस्वीकार करता है और मानता है कि चूंकि इस समझौते में चीन की भागीदारी या सहमति नहीं थी, इस कारण से सर वो इस सीमा समझौते को नहीं मानता है। और वास्तव में चाइना की एक 5 फिंगर पॉलिसी है, जिसके तहत उसका मत है कि तिब्बत उसका उसकी हथेली है, जबकि अ, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम और भूटान उसकी 5 उंगलियां हैं। और ऐसे में सर वो इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते ओके, धन्यवाद रवि। हैं। थैंक यू सर। भरत जी। गुड आफ्टरनून रविराज। गुड आफ्टरनून सर। सो आप ऑलरेडी रेवेन्यू सर्विस में हैं अभी। यस सर। सो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बोलना। सर दरअसल जीएसटी 2.0 के तहत जीएसटी को अधिक रैशनलाइज किया गया है। इस क्रम में जीएसटी के दो मुख्य स्लैब्स निर्धारित किए गए हैं, 5% और 18%। जो बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उन्हें प्रायः 5% के स्लैब में शामिल किया गया है। वहीं कुछ वस्तु जो विशेषकर के लग्जरी आइटम्स के रूप में देखे जाते हैं, यद्यपि वो आवश्यक है, उन्हें सर 18% के स्लैब में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त सर कुछ वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त भी किया गया है। उस पे 0% का कर लगाने की व्यवस्था की गई है। वहीं सर कुछ अन्य उत्पाद के को सिन गुड के रूप में संदर्भित किया गया और उस पर हाई जीएसटी आरोपित किया गया है। सर इस पूरे प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य ये था कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करके टैक्स कंप्लायंस को बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ लोगों का डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जाए, लोगों की सेविंग्स बढ़ाई जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग सृजित हो और देश की आर्थिकी का को प्रोत्साहन मिले। ओके, गुड रविराज। थैंक यू सर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सॉरी सर, अभी मैं बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके, फाइन, नॉट एन इश्यू। और आप पिगोवियन टैक्स का नाम सुना? सॉरी सर। ओके ओके, फाइन। आप अभी डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में है ना, काम कर रहे हैं ना? यस सर, अभी मैं सर ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग हूँ। ओके ओके। और परसेंटेज कितना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का इंडिया में? सर अगर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के कम को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 55 से 56% डायरेक्ट टैक्स है, वही 44 से 45% इनडायरेक्ट टैक्स है। किंतु अगर कुल राजस्व के संदर्भ में देखें तो डायरेक्ट टैक्स कुल राजस्व के 39% हिस्सा योगदान देता है, वही इनडायरेक्ट टैक्स लगभग 27% का योगदान देता है। ओके ओके, गुड गुड, फाइन। और थैंक यू सर।
आप बिहार से है, राइट? तो और इस बजट 2025-26 में तो बिहार में एक प्रोडक्ट को बहुत एंकरेज किया। तो उसके लिए एक नया बोर्ड भी शुरू किया। सो क्या है वो? सर बेसिकली सर मखाना के बारे में, इस मखाना को इनकरेज किया गया था। इसके लिए सर मखाना अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी। वस्तुतः सर मखाना उत्तरी बिहार में विशेष करके उत्पादित होता है, और भारत इस क्षेत्र में दुनिया का लगभग 85 से 90% मखाना का उत्पादन करता ओके ओके, फाइन। है। ठीक है। फर्दर, आपका सेकंड प्रेफरेंस और ओनली ऑफ द सेकंड प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। यस। नाउ आप यूएसए और वेनेजुएला का इश्यू, आई होप यू आर फॉलोइंग। नाउ यस। व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया? इंडिया में क्या क्या होगा? मतलब उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या हो सकता है? सर इंडिया के संबंध में इसके इम्पैक्ट को देखें तो हमें दो संदर्भों में देखना होगा। एक तो सर नेगेटिव इम्पैक्ट की यदि बात करें, तो जिस तरह से अमेरिका के द्वारा एक इन्वेजन के माध्यम से वेनेजुएला पर कार्रवाई की गई और वहां के राष्ट्रपति को अ, अपने कब्जे में लिया गया है सर, इससे कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता है और एक गलत एग्जाम्पल सेट होता है। तो ये सर भारत की जो नीति है वैश्विक शांति और परस्पर सहयोग के तहत काम करने की, सर उसके विरुद्ध है। और एट द सेम टाइम सर इससे चाइना का जो विस्तारवाद है या चाइना का जो अग्रेशन है, उसको भी सर प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ये इस बैड गलत एग्जाम्पल से वो भी इंस्पायर हो सकता है। और सर अगर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखें तो हो सकता है कि यूएसए वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, जिसके जो उसका मुख्य उद्देश्य भी था। इससे सर विश्व में सर विशेष करके तेल बाजार में तेल के उत्पादन और तेल के सप्लाई में वृद्धि होगी, जिससे सर तेल की कीमतें काफी कम हो सकती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी अच्छा हो सकता है। एट द सेम टाइम सर वेनेजुएला में भारत के लगभग $1 बिलियन राशि किसी न किसी मामले में उधार में है। तो उम्मीद है सर कि जो नई सरकार आएगी, अर्थव्यवस्था और बाकी चीजों को देखते हुए भारत को एक पर्याप्त एवेन्यू मिलेगा, जिससे सर ये अपने इस धनराशि को रिटर्न हासिल कर सकती है। ओके ओके, गुड। फर्दर, मल्टीपोलैरिटी मतलब क्या है? सर मल्टीपोलैरिटी का आशय एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर से है जिसमें कोई एक वैश्विक शक्ति ना हो, बल्कि कई वैश्विक शक्तियां हों। माना जाता है कि इस क्रम में सिर्फ यूएसए ही एकमात्र वैश्विक शक्ति ना हो, इसमें अन्य वैश्विक शक्ति यथा ईयू, रशिया, चाइना, भारत, ये वैश्विक दक्षिण, ये भी अहम भूमिका निभाने वाले शक्ति हो। ओके ओके, फाइन। सो मेरे तरफ से आखिरी क्वेश्चन, रविराज। आप हिंदी, सॉरी, हिस्ट्री ऑप्शनल से है ना? तो सो गुप्ता इज, why we would be calling Gupta period as the golden period of Indian history? सो गुप्ताज के काल में जिस तरह से एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो सर इसका एक बड़ा कारण है कि गुप्ताज को के पीरियड को गोल्डन पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर इसमें साम्राज्यवाद की एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो सर उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में सर दक्कन तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि सर उन्होंने सुदूर दक्षिण पर भी को भी जीता था, किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से उस पर डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित नहीं किया था। फिर इस काल में सर साइंस के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई थी, साइंस एंड मैथ्स के क्षेत्र में, जिसमें सर आर्यभट्ट, ब्राह्मणी प्रमुख थे। उसी तरह से सर साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में भी इसमें काफी डेवलपमेंट देखने को मिला। इस दौरान कालिदास की जो रचनाएं थी या फिर अमर सेन की जो रचनाएं थी, ये सर अपने आप में क्लासिकल प्रतीत होते हैं। तो सर लोगों के लाइफ स्टाइल से लेकर के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इसमें बहुत ज्यादा प्रगति हुई।